नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कैसे हैं। और जहां तक मैं मेरी बात करूं तो मैं एकदम बढ़िया से हूं। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज लेकर के आओ, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रियल स्टोरी आ चुकी है और टाइम देखो मुझे इतना मिल नहीं पा रहा है। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वशीकरण को मानते हैं? अच्छा, आप वशीकरण के बारे में जानते तो है ना? तो देखो, वशीकरण का मतलब होता है आप सामने वाले को अपने वश में कर लो और वश में करके आप जो चाहे उससे वह काम करवा सकते हैं। अब भी देखो, वशीकरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जिसमें आप सामने वाले से कुछ हल्के फुल्के काम करवा सकते हैं। वह आपकी हर बात मानता है। आप जिसे चाहे उसकी लड़ाई करवा सकते हैं, उसके पैसों का यूज कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार का वशीकरण वह होता है जहां आप उनसे गलत काम करवाते हैं, और यह बहुत ही हेवी वाला वशीकरण होता है। मतलब बहुत ध्यान से इसको करना होता है और जिसे बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक और अघोरी ही करते हैं। हालांकि आम इंसान के हाथ में इस प्रकार की चीज वह देते नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा परेशान इंसान हो तो वो उसकी सहायता कर देते हैं। या दूसरी बात ऐसी है कि जहां पर कोई तांत्रिक या कोई अघोरी किसी चीज के लालच में इस प्रकार की चीजें कर देता है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो वक्त है वहां पर बहुत ही पहुंचे हुए साधु मिलना तो मुश्किल की बात हो चुकी है। जितने भी ओझा, तांत्रिक या अघोरी होती है, इसमें 90% तो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, और ये चीज जब आप देखेंगे तो आपको आंखों से दिख भी जाएगी। तो देखो, आज की जो वशीकरण की स्टोरी मेरे पास आई है वह एक कंपनी में काम करने वाली लड़की की है जो गुड़गांव में काम करती थी। अब आप जानते हैं कि गुड़गांव तो फिलहाल में देश का आईटी सेक्टर बना हुआ है। वहां पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफिस है और काफी सारे लोग वहां पर उन कंपनियों में दिन रात काम करते रहते हैं, और उन सब के अंदर एक ही चाह होती है प्रमोशन पाने की। अब कुछ को तो प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन कई ऐसे हैं जो बेल की तरह वहां पर लगे रहते हैं। तो जिसकी ये स्टोरी है ना, उस लड़की का नाम है सरिता, और उसके अंदर भी अपनी कंपनी में काम करते हुए काफी ज्यादा खुन्नस पैदा हो चुकी थी, क्योंकि इसे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उसने उंगली टेढ़ी कर ली, यानी कुछ गलत चीज कर ली, और उसका नुकसान कितना हुआ उसका आकलन वह कर ही नहीं पाई। और लालच हर किसी को अंधा बना ही देता है, यही सरिता के साथ हुआ। तो यह स्टोरी मुझे सरिता ने ही भेजी है, क्योंकि वह चाहती है कि उसने जो गलत किया है ना वह कोई और इंसान ना करे। तो जो भी साथी अब तक इस फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके इस हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी है गुड़गांव में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली सरिता की। सरिता को यहाँ पर काम करते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। 2 साल पहले तक उसके साथ में काम करने वाले लोग या तो वहां से जा चुके थे, या जो बचे कुछ रह गए थे उन्हें प्रमोशन मिल चुका था और वो उसके सीनियर बन गए थे। अब पहले तो इन सबसे सरिता को कोई परेशानी नहीं थी। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसका भी प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन जब इन सबको 3 साल हो गए और अभी तक भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो अब उसे इसकी चिंता होने लगी थी। इसलिए वो एक रोज अपने सीनियर हैं उनके, जिनका नाम है नरेंद्र जी, उनके पास जाती है और बोलती है कि सर, मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन देखो अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, और इधर मेरे साथ वाले सभी आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि मैं तो काम भी उनसे ज्यादा करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। तब उसके सीनियर बोले कि देखो सरिता, शायद तुम्हारे हिसाब से तुम उनसे ज्यादा काम करती हो, लेकिन क्या तुम सच में ज्यादा काम करती हो या बस एक दिखावा करती हो? मतलब एक ही काम को काफी देर तक करती रहती हो। देखो, हम आगे उन्हीं लोगों को बढ़ाएंगे ना जो इस लायक हो। अब तुम कोई भी काम हो उसको इतना समय लेकर के करती हो को तुम प्रमोशन कैसे पा सकोगी? अब ये सुनकर सरिता काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो काफी मेहनती लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे ये सुनने को मिल रहा था, और इसलिए उसे लगने लगा था कि शायद वो ही सही से काम नहीं करती, और इसलिए अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगी। और इन्हीं सभी के दौरान एक दिन क्या होता है कि उसने अपनी कंपनी के 2 आदमियों को बात करते हुए सुना। उनमें से एक बोल रहा था कि यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जन्म में सुनंदा के होते हुए प्रमोशन मिल पाएगा, क्योंकि सुना है कि जो सुनंदा है उसके ऊपर बॉस की है ना खास मेहरबानी है, तो ऐसे में भला वो हमारा प्रमोशन क्यों करेंगे। अब पहले तो सरिता को लगा कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में सुनंदा का प्रमोशन हो जाता है। और अब सरिता को ये समझते देर ना लगी कि हो ना हो ये बात सच ही थी। अब सरिता को पता चल गया था
कि चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर, जब तक वो अपने सीनियर को खुश ना कर दे तब तक उसकी तरक्की होने से रही। और इसलिए अब उसने सोच लिया था कि वो किसी दूसरी जगह पर काम देख ले। अब जैसा आप यहाँ पर सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनीता अपने बॉस को यानी अपने सीनियर को खुश करने के लिए कुछ भी गलत रास्ते नहीं सुनती है। वो बस अपनी मेहनत की ओर ही ध्यान देती है और वो सोचती है कि दूसरी कंपनी में ही चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो चाटुकारिता चल रही है। अब वो कई कंपनियों में अप्लाई कर चुकी थी और कईयों में इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कहीं पर भी वो सेलेक्ट नहीं हुई और इसी वजह से वो अभी भी इसी ऑफिस में काम कर रही थी। लेकिन इन्हीं सब के दौरान उसकी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा खराब हो गई और इसी वजह से उसके सीनियर ने उसे डांट दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर यही चलता रहा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। अब सरिता भी ये काम तो छोड़ना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे दूसरी जगह पर काम नहीं मिला था। इस वजह से अगर उसे यहाँ से निकाल भी दिया गया तो वो क्या करेगी, और इसलिए अब वो काफी परेशान हो चुकी थी। यहाँ सरिता को लग रहा था कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जानबूझकर उसके काम में कमियां निकाली जाएंगी। इसलिए वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी कि बिना ज्यादा कुछ किए उसका काम बन जाए, और इसके लिए उसने एक गलत रास्ता चुन लिया। उसने अपनी सहेली से एक ओझा के बारे में सुना था, जो कि लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं, बाधाएं उतारते हैं और वशीकरण करवाते हैं। अभी एक दिन टाइम निकाल करके सरिता उनके पास गई और उनसे कहा कि मैं अपने सीनियर से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, लेकिन मेरे सीनियर्स मुझसे गलत डिमांड कर रहे हैं और अब तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। मुझे किसी दूसरी जगह पर भी नौकरी नहीं मिल रही है जिससे मैं ये नौकरी छोड़ सकूं। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं और आप ही ना मेरी मदद कर सकते हैं। मतलब बहुत ही बेचारी बनकर के वो बाबा जी के सामने अपना रोना शुरू कर देती है। तब वो ओझा बोले कि देखो बेटा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। मेरा काम तो बाधाएं उतारना, टोने टोट के दूर करना है। तब सरिता बोली कि देखो आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं बाबा जी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो लोग मेरे वश में हो जाएं, फिर ये मेरा कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तब वो ओझा कुछ सोचते हुए बोलते हैं कि ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या ये सही रहेगा? मतलब कहीं तुम इसका गलत फायदा तो नहीं उठाओगी? तब सरिता ने रोने धोने का नाटक किया और बोली कि मैं तो देखो खुद मतलब मुसीबत की मारी हूँ, मैं कहाँ ऐसा कुछ करूंगी। सरिता इतनी ज्यादा परेशान लग रही थी कि उस ओझा को भी लगा कि शायद सच में सरिता मुसीबत की मारी है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कोई पोटली उसे दी और कहा कि इसके अंदर सिद्ध की हुई शक्कर है, ये शक्कर तुम उस इंसान के खाने पीने की चीज में डालकर उसे खिला देना, इससे वो लोग कम से कम 1 महीने तक तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इसका इस्तेमाल तुम 1 साल तक कर सकती हो, 1 साल बाद इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसका कोई ज्यादा गलत इस्तेमाल ना कर सके, और इतना ही नहीं, तुम इसके इस्तेमाल से किसी की हत्या या लूटपाट भी नहीं करवा सकते, ताकि इसकी वजह से किसी की जान माल की हानि ना हो। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वशीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर सरिता को उस ओझा ने जो वशीकरण दिया वो थोड़े हल्के फुल्के टाइप का था, यानी उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। अब सरिता ने सोचा कि वो वैसे भी कौन सा किसी का नुकसान करना चाहती है, और वो इसके लिए मान गई। अगले दिन उसने कुछ मीठा बनाया और उसमें वही शक्कर मिलाकर के ले गई और उसे अपने सीनियर को खिला दिया। उसके सीनियर ने वो आराम से खा लिया और उसके बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सरिता ने उनके खाना खाने के बाद कहा कि सर, मैं काफी समय से यहाँ पर काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन हो जाता तो अच्छा रहता। उसके सीनियर बोले, अरे बस इतनी सी बात है, कल से तुम यहाँ की टीम लीडर बनोगी। और उसी समय से उन्होंने सरिता को टीम लीडर बना दिया। उसका यह फैसला सुनकर एक शख्स गुस्से में बोला कि माफ करना सर, लेकिन सरिता तो इस लायक है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर पाती, तो टीम को क्या घंटा लीड करेगी। तब उसके सीनियर ने उसे खूब लताड़ा और गुस्से में बोले कि भाई माफ करना, लेकिन किसको कौन सी पोजीशन देनी है और कौन सी नहीं, इसका फैसला मुझे करना है। यहाँ का सीनियर मैं हूँ और ये यहाँ इतने समय से काम कर रही है, तो ये सब बहुत अच्छे से जानती है, और तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझे। उनका फैसला सुनकर उनमें से कोई आगे कुछ नहीं बोल सका, लेकिन सबको ये तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब यहाँ पर बाकी लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि सुनीता ने यहाँ पर कोई वशीकरण वाला खेल खेला है। सबको यही लग रहा था कि जरूर यहाँ पर सरिता एक गलत रास्ते पर जा चुकी है, यानी
वो बॉस को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। वहीं इधर सरिता इन सब से काफी खुश थी और अगले दिन जब वो लंच कर रही थी तो उसने दो लोगों को उसके बारे में काफी गलत बात करते हुए सुना। ये सुनकर के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन सबके सामने ही उनमें से एक का नाम था निशिकांत, जो उसके बारे में बोल रहा था, उससे इस बारे में काफी बहस कर ली और उन दोनों में इतनी ज्यादा बहस बढ़ गई थी कि आसपास के लोग जमा हो गए और उन लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को शांत करवाया। अभी यहाँ पर निशिकांत ने सरिता के बारे में जो कहा ना, उसको सुनकर के सरिता को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कैसे भी करके निशिकांत से इसका बदला लेना चाहती थी, क्योंकि आज इसकी वजह से उसे ऑफिस के लोग बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। अगले दिन उसने मिठाई ली और उसमें वही वशीकरण वाली शक्कर मिला दी और ऑफिस में सबको प्रमोशन की खुशी का बोलकर के खिला दिया। अब निशिकांत ये खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सरिता ने उसे बोल दिया कि उससे उसको जलन हो रही है क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका है, इसलिए वो ऐसा जानबूझ करके कर रहा है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद और सब लोगों के बीच में रहने के कारण निशिकांत ने भी एक मिठाई उठा ली। अब कुछ देर तक तो सरिता शांत रही और उसके बाद वो निशिकांत के पास जाती है जहां पर वो काम कर रहा था और उसके कान में धीमे से जाकर के बोलती है कि तुम अभी की अभी यहाँ ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम है जूही, उसके साथ जाकर के बदतमीजी करो। अब चूंकि निशिकांत वो शक्कर खा चुका था तो वो पूरी तरह से उसके वश में था। वो फौरन अपनी जगह से उठा और जूही के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये देख करके जूही एकदम भभक जाती है और उससे हाथ छुड़वा कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन दोनों के बीच अब कहासुनी हो गई और ऑफिस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। बात उनके सीनियर तक भी जाती है और इसलिए निशिकांत को इसके लिए माफी मांगने के लिए कहा गया। अब निशिकांत ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, बल्कि वो चाह ही नहीं रहा था कि वो जाकर के जूही से बदतमीजी करे, लेकिन अपने आप उसका शरीर जाता है और कोई चीज उसे ऐसे फोर्स कर रही थी कि वो वहां पर जाए और ऐसा करे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। सरिता दोबारा से निशिकांत के पास जाती है और उसके कान में जाकर के यही बात बोलती है कि वो जूही के साथ दोबारा से बदतमीजी करे और निशिकांत को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रहा था जो उसे ये करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब दोबारा से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, दोबारा से उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तो इसकी वजह से निशिकांत को उसके सीनियर्स ने काफी कुछ सुनाया और सुनाने के बाद अंत में उसको वहां से निकाल दिया जाता है, यानी उसके जॉब से उसको विदा कर दिया जाता है। उसके निकलने के बाद सरिता काफी खुश हो चुकी थी और अब वो वहां पर टीम की लीडर भी थी और उसे ज्यादा कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। और इसी तरह से महीना भर बीतने को आया, लेकिन एक महीना होने के बाद जैसा कि उस बाबा जी ने कहा था, उसके सीनियर के ऊपर किया हुआ उसका वशीकरण टूटने का समय आ चुका था। क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि देखो ये जो वशीकरण है ये 12 महीने तक ही काम करेगा और एक बार में देने के बाद में ये केवल 1 महीने तक ही काम करेगा। तो यहाँ पर महीना भर हो चुका था और अब दोबारा से समय आ चुका था कि वो शक्कर दोबारा से खिलाई जाए। उसने सोचा कि अब तो उसे किसी के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो शांत थी। लेकिन तभी उसने ऑफिस के एक आदमी को बात करते हुए सुना कि ये सरिता टीम लीडर बन तो गई, लेकिन उसने कुछ भी सही से नहीं किया है और यही चलता रहा तो शायद सर की आंखें खुल जाएगी और वो उसकी जगह है किसी काबिल इंसान को टीम का लीडर बनाएंगे। अब ये सब सुनकर के सरिता काफी घबरा जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो डिमोट होकर वापस नीचे गिर जाएगी और वो ये नहीं चाहती थी। इसलिए उसने दोबारा से अपने सीनियर को वो शक्कर वाला खाना खिला दिया और दोबारा से अपने आप को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ महीना भर बीतने के बाद में जो निशिकांत अभी उस ऑफिस से बाहर हो चुका था, उसको भी होश आता है कि जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए थी वो चीज वो जानबूझ करके कर रहा था। यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में था, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद भी वो चीज कर रहा था जो सरिता उसे करने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे ये सब कुछ करने के लिए सरिता ही तो कह रही थी। और अब जाकर के उसे होश आता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था और न जाने क्यों उसने सरिता की बात को 2 बार मान भी लिया। और अब निशिकांत को इसमें किसी तरह के काले जादू का शक हुआ और उसने अब इसके बारे में पता लगाने के लिए किसी तांत्रिक से बात करने का सोचा। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक सड़क पर तो मिलते नहीं है कि जो आप जाओगे और आपको एकदम सही तांत्रिक मिल जाएगा। हालांकि उसको मिले भी, लेकिन जो भी उसको मिला ना
उसने उसको चूना ही लगा दिया। अब निशिकांत की नौकरी गए अब महीना भर से ऊपर होने को आया था, लेकिन अभी तक उसकी दूसरी जगह नौकरी भी नहीं लगी थी और ऊपर से इन सब की वजह से उसकी बची कुची सेविंग्स भी अब खत्म होने को आ रही थी। जब निशिकांत का समय सही नहीं हुआ, यानी उसकी लाइफ में जो टेंशन चल रही थी, तो उसने अब सरिता का सच सबके सामने लाने का सोचा और इसलिए वो दोबारा से ऑफिस में जाता है और वहां पर जोर जोर से बोलने लगा कि अरे तभी मैं सोचूं कि सर ने इसको टीम लीडर कैसे बना दिया, क्योंकि ये तो काम की जगह बस पंचायत ही करते रहती है और मैंने भी ना चाहते हुए भी सबके सामने उस बेचारी जूही से बदतमीजी कर दी, वरना मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा करूंगा। अरे इसके हाथ से कोई कुछ मत खाना, वरना ये तुम लोगों को भी अपने वश में कर लेगी। ये लड़की यहाँ पर काला जादू करती है और जो भी खाना ये खिलाती है उसमें कुछ ना कुछ मिला कर के लाती है, इसलिए सब अपना अपना ध्यान रखो। अब जोर जोर से निशिकांत जब वहां पर ये सब कुछ बोलने लगा तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी को वो मेंटल लगता है, क्योंकि कोई भी इन चीजों में विश्वास इतनी आसानी से करता नहीं है। तो निशिकांत को वहां से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन निशिकांत ने जो भी कहा उसकी वजह से सरिता की मुसीबतें अब काफी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब हर कोई सरिता को उसी नजर से देख रहा था। भले ही वो इन चीजों में यकीन ना करते हों, लेकिन इतनी जल्दी उसका टीम लीडर बन जाना और उसके सीनियर्स का उसकी तरफ झुकाव होना, ये सब कुछ अजीब तो लग रहा था। अब सरिता अपने घर से कुछ भी बना करके लाती तो लोग उसे खाने से मना कर देते और देखते ही देखते सरिता की ये बात उसके सीनियर नरेंद्र की पत्नी पूजा तक भी गई। तो पूजा ने अपने पति से घर पर बोला कि देखो सरिता है ना जो सही लड़की नहीं है, और जब से उसे सीनियर बनाया गया है कंपनी का घाटा ही हो रहा है, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। लेकिन नरेंद्र तो यहाँ पर बस में था, इसलिए वो अपनी पत्नी पूजा की बात मानता ही नहीं है और अब पूजा को भी लगने लगा था कि इस बात में जरूर दम होगा कि वो लड़की कोई काला जादू करती है। अब पूजा ने अपने घरेलू पंडित से इस बारे में बातचीत की और घर पर हवन वगैरह कराया। सब अच्छे से हो गया, लेकिन जो नरेंद्र जी थे वो अभी भी सरिता के वश में ही थे, क्योंकि जो शक्कर उन्होंने खाई हुई थी उसका असर उनके ऊपर था। ऐसे ही महीना भर बीतने लगा और उनके दोबारा से वशीकरण से निकलने का समय आ चुका था, इसलिए सरिता दोबारा से उनके लिए कुछ बना करके ले आई थी। लेकिन यहाँ आज एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि पूजा जो है ना उनकी पत्नी, वो आज यहीं पर थी, यानी ऑफिस में थी। और जब सरिता नरेंद्र जी को यानी अपने सीनियर को कुछ खिलाने के लिए लेकर आती है तो पूजा ने उसे गुस्से में ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब भले ही सरिता टीम की लीडर थी, लेकिन पूजा का ऑर्डर मानने से वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। यहाँ ये सरिता के लिए काफी परेशानी की बात थी कि वो नरेंद्र जी को आज अपना लाया हुआ वशीकरण वाला खाना नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि पिछली बार के खाने का असर सिर्फ आज शाम तक ही रहना था और कल सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और फिर वो सबसे पहले उसे ही उस कंपनी से बाहर निकालेंगे। और वो अपनी नौकरी इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए उसने एक भयानक चाल चली। उसने क्या किया कि ऑफिस में जो शाम के समय 4 बजे चाय आया करती थी, तो सरिता ने उस चाय में वो शक्कर मिला दी। कौन सी? वो वशीकरण वाली। और अब पूरा स्टाफ उस चाय को पी लेता है और सुनीता के वश में आ जाता है, यानी वशीकरण उनके ऊपर हो चुका था। अब सरिता क्या करती है कि उस टिफिन को लेकर के जूही के पास जाती है, क्योंकि जूही भी अब उसके वश में आ चुकी थी और उसने कहा कि वो कैसे भी करके अपने सीनियर को ये वशीकरण वाला खाना खिला दे। अब जूही जो थी वो उसकी बात मान लेती है, क्योंकि वो वश में थी, और सीधे उनके केबिन में जाती है, नरेंद्र जी के केबिन में, और वहां उनको प्यार से खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन पूजा जी ने पहचान लिया था कि ये टिफिन तो सरिता का है और हो ना हो सरिता ने ही जूही को ये खाना नरेंद्र जी को खिलाने के लिए कहा होगा, और इसलिए पूजा जी ने जूही को भी वहां से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। पूजा जी को अब काफी डर लगने लगा था, क्योंकि सरिता की नजरें नरेंद्र जी के ऊपर लगातार टिकी हुई थी और वो किसी भी तरह से बस नरेंद्र जी को वापस अपने वश में करना चाहती थी। इसके बाद पूजा उस केबिन से बाहर आती है और सरिता को लताड़ लगाती है कि वो क्यों नरेंद्र जी को अपना खाना खिलाने पर तुली हुई है। अगर उसने ये बंद नहीं किया तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और उसे जेल भिजवा देगी। अब पूजा की ये धमकी सुनकर के सरिता काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी, उसे अब अपना सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था और इसलिए अब वो सारी सीमाएं लांघने को तैयार। उसने ऑफिस के सभी लोगों को अपने प्लान में शामिल किया और फिर ऑफिस के सारे लोग नरेंद्र जी के केबिन में गए और कोई मीटिंग के नाम पर उनको अलग से बुलाया। लेकिन जो उनकी पत्नी थी पूजा, वो तो उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और सरिता उनके सामने नरेंद्र जी को ऑर्डर दे नहीं सकती थी और इसलिए उसने ऑफिस के लोगों से कहा कि वो किसी भी तरह से
पूजा को नरेंद्र जी से दूर करें और इसके लिए उन लोगों ने पूजा जी के साथ जोर जबरदस्ती की। वो लोग जबरदस्ती करके पूजा जी को अपने साथ ले गए और इस दौरान पूजा जी ने उन लोगों को डांटा भी खूब, लेकिन उनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसने गार्ड को भी मदद के लिए कहा, लेकिन जो गार्ड था उसने भी वो चाय पी ली थी, इसलिए वो भी उस सरिता के वशीकरण में था। तो वहां पर पूजा की बात किसी ने नहीं सुनी और उन सब ने मिलकर के पूजा जी को एक कमरे में बंद कर दिया। अब इस दौरान यहाँ पर सरिता जो थी वो इन सब से दूर ही रह रही थी, क्योंकि अगर मान लो कल ने उसका असर खत्म हो जाए वशीकरण का, तो अगर उनके सीनियर गुस्सा हो जाए तो उसकी नौकरी ना जाए और सबकी चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पूजा जी थी वो सब कुछ चीजें नोटिस कर रही थी और उसका पूरा शक सरिता के ऊपर ही जा रहा था। पूजा जी के अंदर बंद होने के बाद सरिता ने वो खाना नरेंद्र जी को खिला दिया और इसी के साथ ही नरेंद्र जी अगले 1 महीने के लिए अब दोबारा से सरिता के वशीकरण में कैद हो चुके थे। यानी 1 महीने तक सरिता की नौकरी अब फिर से सुरक्षित थी। ये सब होने के बाद सरिता ने पूजा जी को बाहर निकालने के लिए कहा। उन्हें समझ आ चुका था कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और अब वो आगे क्या करने वाली थी ये तो सरिता को भी नहीं पता था। लेकिन इस चीज को पूजा जी भी समझ चुकी थी कि अब कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि 1 महीने के लिए अब उसके पति दोबारा से वश में हो चुके हैं। तो 1 महीने तक तो पूजा जी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब दोबारा से वो आखिरी दिन आने वाला था उससे 1 दिन पहले शाम के समय पूजा जी ने सरिता का रास्ता रोक लिया। जब वो ऑफिस में जा रही थी तब उसके सामने चली गई। अब सरिता ने जो किया था ना, उसकी वजह से उसे पता चल गया था कि पूजा जी उससे कुछ खास खुश नहीं है और इसलिए उसने पहले तो पूजा जी को समझाया कि वो उसे गलत समझ रही है। लेकिन पूजा जी तो सब कुछ अपनी आंखों से नोटिस कर चुकी थी, तो उसकी कोई भी बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। और इसलिए अब इससे पहले कि सरिता कुछ समझ पाती या फिर वहां से भाग पाती, पूजा जी की गाड़ी से 2 आदमी बाहर निकलते हैं और उन लोगों ने सरिता को पकड़ लिया। और तभी पूजा जी ने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से ही सब गलत हो रहा है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे इस टोटके का असर 1 महीने में खत्म हो जाता है और इसलिए अब तुम्हें 2 दिनों तक मेरे पास कैद रहोगी। साथियों, मैं आपको यहाँ पर स्टोरी सुना रहा हूँ और बाहर अभी बरसात चल रही है। मतलब इतनी भयानक गर्मी में बरसात देख करके बहुत मजा सा आ गया, वरना मैं अभी रिकॉर्ड करके बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन अभी बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो थोड़ी सिरहन सी भी पैदा हो रही है। खैर, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सरिता को कैद करने के बाद अब सरिता काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी नौकरी तो गई, साथ में उसने अभी जो कांड किया था वो सबको पता भी चल चुका था। उसने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन उसका छूटना तो लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि 2 मजबूत लोगों ने उसको अपने हाथों में कैद करके रखा था। और फिर पूजा जी उन लोगों की मदद से सरिता को अपने साथ अपने दूसरे घर पर ले जाती है और अब पूरे 2 दिनों तक सरिता वहां कैद रहने वाली थी। सरिता को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। अभी उसके दिमाग में कैसे भी करके ये था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और इसलिए रात के समय में उसने एक चाल चली। हालांकि पूजा जी उसके पास ही बैठी थी, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो वो उसे देख ले और दोबारा से पकड़ ले। अब सरिता ने पूजा जी से बाथरूम जाने के लिए कहा। पूजा जी पहले तो इसके लिए नहीं मानी, लेकिन फिर उसने एक महिला होने के नाते सरिता की मजबूरी को समझा और उसे खोल दिया। सरिता बाथरूम में गई और वहां पर उसकी कुंडी लगाई। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि बाथरूम का वाइपर उसके हाथों में था और बाहर आते ही उसने पूजा के ऊपर हमला कर दिया। उसने पूजा के ऊपर तब तक हमला किया जब तक कि वो बेहोश ना हो, और फिर वो तेजी से वहां से बाहर भाग गई। उसका फोन पूजा जी के पास ही था, इसलिए वो नरेंद्र जी को फोन भी नहीं कर सकती थी। वो जैसे तैसे वहां से भाग करके बाहर आई और सीधे अपने घर पहुंची, जहां वो वशीकरण वाली शक्कर रखी हुई थी। उसने वो शक्कर पानी की एक बोतल में डाली और नरेंद्र जी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। अभी तक रात के 12 बजने को आए थे, इस वजह से नरेंद्र जी अपने घर पर ही होने वाले थे। सरिता उनके घर पहुंच तो गई थी, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। सरिता बार बार बोलती रही कि देखो, उनकी कंपनी में वो काम करती है और उसे काम के सिलसिले में एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, लेकिन उस गार्ड ने उसे फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। और इधर हालांकि पूजा जी ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। उन्होंने घर के फोन भी बंद करवा दिए थे और फोन के सिग्नल भी जाम करवा दिए थे,
ताकि सरिता किसी भी तरह से नरेंद्र जी को फोन ना कर पाए। असल में पूजा जी को पहले से ही इस चीज का शक था कि अगर सरिता गलती से उनसे छूट जाती है और वहां से भाग कर आती है तो वो सीधे उनके घर पर ही आएगी, और इसलिए उसने ये सब कुछ इंतजाम पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। अब सरिता को सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा था और वो था उस तांत्रिक का। वो उसी समय उस तांत्रिक के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उनके सीनियर की पत्नी को उसके वशीकरण का पता चल चुका है और इसलिए अब वो उसे काम से निकलवाना चाहती है, तो इसमें आप कैसे भी करके मेरी मदद करें। अब वो तांत्रिक काफी सोच समझ करके बोल कि देखो बेटा, अब वहां पर काम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए तुम वहां से काम छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर देख लो, क्योंकि एक बार अगर ये चीजें बिगड़ जाती है ना, फिर जब इनको दोबारा सुधारने की कोशिश करते हैं तो इसका नुकसान ही होता है। और ये चीज उसे तांत्रिक को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उसने सरिता को एकदम सही राय दी थी। लेकिन सरिता को यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन मिल चुकी थी, दूसरी जगह पर जाना और दोबारा से उस पोजीशन को हासिल करना एक काफी मुश्किल काम था, इसलिए वो ये जगह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसलिए उसने उसे तांत्रिक से कहा कि सारे फसाद की जड़ पूजा जी ही है, अगर उनका कुछ कर दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उस तांत्रिक ने सरिता की इसकी आगे मदद करने से साफ मना कर दिया और इसलिए सरिता ने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने क्या किया कि उसने उसी समय, रात के समय में, उसके जो ऑफिस के कलीग थे जो उसके वश में किए हुए थे, उनके घरों की तरफ रुख किया और उनके पास जाने लगी। उसने उन सभी को एक एक करके अपने साथ मिलाया और अब वो पूजा जी की जान लेने की फिराक में थी, यानी उसे खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। उसने उन सभी से पूजा जी की हत्या करने के लिए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारे फसाद की जड़ जो है वो पूजा जी है। लेकिन यहाँ पर वो एक बात भूल चुकी थी, जो कि सभी इस चीज की गलती करते हैं, क्योंकि जो वशीकरण था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वशीकरण हल्का फुल्का वाला था, इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता था। और इस वशीकरण वाली शक्कर का इस्तेमाल किसी की हत्या करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। और इसलिए वो सारे लोग जैसे ही उसने ये बात कही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ये सब देख करके सरिता उनके ऊपर भड़क जाती है और उसने उन सब से उसका ऑर्डर मानने के लिए कहा, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। और उनमें से सबसे आगे मौजूद थी रूही, जो आगे ही आगे खड़ी थी। उसने सरिता को एक जोरदार थप्पड़ मारकर पीछे कर दिया और ये सब कुछ देखकर और अब वहां का ऐसा माहौल देखकर सरिता इससे पहले कुछ बोलती, उनमें से एक बोलता है कि तुम हमें गलत काम करने के लिए बोल रही हो, इसलिए अब हम तुम्हें ही इस रास्ते से हटा देंगे ताकि तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना कर पाओ। अब सरिता को इसके आगे अपनी मौत नजर आ रही थी, इसलिए वो उन सब से अपनी जान बचा करके भागने लगी। सरिता अपनी स्कूटी पर सवार होकर भाग रही थी, वहीं वो सारे लोग तो पैदल ही थे जो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट था और वो बहुत तेजी से आगे निकल जाती है। हालांकि सरिता उस समय अपने घर पर भी नहीं जा सकती थी और रात के समय में वो ऐसे सुनसान सड़क पर भटक रही थी। हालांकि उसने उस समय क्या किया था कि जो कलीग उसके वश में था उसका मोबाइल फोन ले लिया था और उसने उसी फोन से अपने उस तांत्रिक को फोन करके सारी बात बताई। और तब उस तांत्रिक ने कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस शक्कर का इस्तेमाल गलत काम करने में मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी और अब अंजाम तुम्हारे सामने है और इसे शक्कर का असर खत्म होने तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ अच्छी बात तो ये थी कि इस शक्कर का असर अगले दिन खत्म होना था और अब बस सरिता को शाम होने तक उन सब से बचना था। और उन सब से बचने के लिए सरिता ने किसी सस्ते होटल में कमरा लिया और पूरे दिन वहीं पर छिपी रही। वहीं पूजा जी अपने घर पहुंची और उस दिन उन्होंने नरेंद्र जी को काम पर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कैसे भी करके जो सरिता है वो उनके ऑफिस में पहुंच सकती है और नरेंद्र जी को दोबारा से वो शक्कर खिला सकती है। तो नरेंद्र जी जब ऑफिस गए ही नहीं और कुछ खाया ही नहीं तो वो शाम होते होते अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अब उन्हें समझ में आ रहा था, मतलब पूरे होश में वो आ चुके थे और सोच रहे थे कि उन्होंने सरिता का प्रमोशन करके सबसे बड़ी गलती की थी और वो उस गलती को सुधारने वाले थे। लेकिन उनकी जो वाइफ है पूजा जी, उन्होंने कहा कि वो सरिता को काम से ही निकाल दे, क्योंकि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। हालांकि अब ये सब कुछ सामान्य था और सरिता को काम से भी निकाल दिया गया था। अब सब कुछ ऑफिस में सामान्य हो चुका था, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन 2 दिनों के बाद सरिता दोबारा से उस ऑफिस में आती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा था ही नहीं, उसे किसी कंपनी में जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो उसने नरेंद्र जी से और उनकी वाइफ पूजा जी से इन सब के लिए माफी मांगी और दोबारा से काम पर रखने के लिए कहा। लेकिन पूजा जी ने बोल दिया कि जो उसने किया
उसके बाद तो वो उसे काम पर बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, और उसे तो उसका शुक्रगुजार करना चाहिए कि उसने कम से कम उसे काम से ही निकाला है, वरना अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी जाए तो वो जेल में सड़ेगी। इसके आगे सरिता कुछ ना बोली और अब वो दोबारा से एक दूसरी कंपनी में काम ढूंढने लग जाती है। वहीं उस तांत्रिक ने उसी समय सरिता के पास मौजूद शक्कर को भी बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था, यानी उसके अंदर अब वशीकरण की ताकत ही नहीं बची थी, ताकि सरिता भविष्य में कभी भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। हालांकि सरिता अभी एक कंपनी में काम तो कर रही है, लेकिन काम सही से ना कर पाने की वजह से उसे काफी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन अब वो अपनी कमियों को छिपाने की बजाय उसे सुधारने पर काम कर रही है। और साथियों, हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। उसे अपनी कमजोरी पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें कमजोरी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार की गलत चीजों में ध्यान देना चाहिए। देखो, गलत चीजों में अगर आप ध्यान देंगे तो वह कुछ समय तक तो आपका फायदा कर देगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि लाइफ टाइम तक वह चीज चल पाएगी। जब पहली बार सरिता को यह बताया गया था कि वह चीज केवल 1 साल तक काम करेगी, उसके बाद भी तुम्हें अपनी कमजोरी पर ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर वो ये कर सकती थी कि 1 साल तक तो प्रमोशन पा ले थी, लेकिन इस दौरान वो काफी कुछ सीख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि देखो, इन चीजों में आपको अपने काम पर ही ध्यान देना होगा और उसमें ही सुधार करना होगा। तो उसे वहीं पर ही आगाह हो जाना चाहिए था जब उसे वो शक्कर मिली थी कि 1 साल के लिए भी मैं यह प्रमोशन लेकर के क्या करूं, बल्कि पूरी जिंदगी बनानी है तो मुझे अपनी कमजोरी को मजबूत करना होगा। और यही दोस्तों आपके लिए है। देखो, मतलब अब आप मेरे को ही देख लो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया एआई की आवाज में स्टोरी सुनाओ, लेकिन मैं कब तक सुनाता, आखिर कभी ना कभी तो मुझे अपनी खुद की आवाज लेकर आनी ही थी। क्योंकि देखो, जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, देखो एआई केवल एक मशीन है, वह एक इंसान नहीं। मानता हूं कि उसकी आवाज आपको थोड़ी बेहतर लगती होगी, क्योंकि वहां पर काफी सारी कोडिंग वगैरह होती है, चीजों को सुधार करके बहुत ही अच्छे प्रकार से बना दिया जाता है, लेकिन क्या फिर भी इंसान की अहमियत थोड़ी ना कम हो जाती है? मशीन तो मशीन ही रहेगी। मानता हूं कि कुछ समय तक एआई का फायदा आपको भी हुआ और मुझे भी हुआ, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाकर के मुझे उसका नुकसान ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई स्टोरी के साथ। चलिए अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे साथी सहदेव रो, युविका सिंह, रूपाली विश्वकर्मा, सुनीता खरवार, नेहा मलिक सोनीपत से, अयान कुमार, सपना शर्मा बदलपुर से, दिलिसा लिंबू नेपाल से, पूजा बगेरन राजन दिल्ली से और अजीम मलिक सहारनपुर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं आपसे नई स्टोरी के साथ।